हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर जलवायु उससे आगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की जलवायु के बारे में बताते हैं, भारतीय मानसून के बारे में। भारतीय मानसून के बारे में हम आपको बताते हैं। भारतीय मानसून के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो भारतीय मानसून भारत की जलवायु यानी कि मानसूनी प्रकार की जलवायु यह बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐतिहासिक काल से ही भारत में आने वाले जो नाविक है, नाविक मतलब कि जो दूसरे देश से और हिंदुस्तान के अंदर आते थे, यानी कि वहाँ से जो नाविक है, नाविकों ने सबसे पहले मानसून की परिघटना का ध्यान में दिया, क्योंकि पवन तंत्र का जो दिशा थी वो उलट क्रम के अंदर होती थी। यानी कि उसका कारण ये था कि इससे जहाज़ों के पवन के प्रवाह की दिशा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिस दिशा के अंदर जो जहाज़ मूव होता था, इनकी मूव करता था, तो मानसून उसी दिशा के अंदर मतलब कि चलती थी। तो इस कारण ये भी हमारे इस चीज़ को बहुत अधिक प्रभावित करती थी, यानी कि मानसून हमारे भारतीय मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो मानसून को प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि उष्ण, देखा होगा भारत का ये दक्षिणी भाग है, इस प्रकार से दक्षिण भाग है। तो भारत का ये जो भाग है, ये साउथ का, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कहलाता है। यानी कि दक्षिण का जो भाग है हमारा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर में, यानी कि यहाँ से 20 डिग्री उत्तर के अंदर और 20 डिग्री दक्षिण के अंदर, 20 डिग्री दक्षिण में नीचे का भाग, यानी कि मानसून को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक समझा जाता है। इसका तात्पर्य है कि पहला कि स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने के विभेदीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत का जो स्थल भाग है वो निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर का दाब क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र के कारण की स्थिति के कारण मैदानों की ओर ये सारी चीज़ें खिसक जाती हैं, यानी कि जब इस मैदानों की ओर, यानी कि यहाँ ये तटीय भाग से और मैदानों की ओर खिसक जाती, इधर चली जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो विषुवत रेखा है, यानी कि जो आपको पता होगा कि दक्षिण भाग के अंदर जो भूमध्य रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से। इनकी जो दक्षिण भारत का ये भाग है, इसके नीचे श्रीलंका के साथ लगा हुआ क्षेत्र, और जो यहाँ से विषुवत रेखा का, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है, ये 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण के अंदर ये मानसून को सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि यह जो भूमध्य रेखा पर दोपहर के बाद आपको पता है कि बारिश होती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर अधिक गर्म हो जाता है उसके कारण से। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में 20 डिग्री दक्षिण उत्तरी अक्षांश के ऊपर तथा उच्च दाब वाले क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की मतलब की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागर के ऊपर जो दाब वाला क्षेत्र है, उसके बारे में मैंने कल बताया था, वो भी हमारी जो मानसून है उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है, यानी कि उस चीज़ को बहुत प्रभावित करता है। अब बताता हूँ मैं आपको मानसून का आगमन और उसके प्रस्थान के बारे में। भारतीय मानसून का आगमन, इनकी मानसून का आगमन तथा वापसी, इनकी कब कब होता है? मानसून का आगमन, मानसून कब आता है भारत में और कब ये वापस जाता है? तो बच्चों, मानसून का आगमन यानी कि व्यापारिक पवनी क्या किसे कहते हैं? जो पुराने ज़माने के अंदर जब समुद्री जहाज चलते थे, तो जो व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, तो जो तेज़ हवाएं चलती थी, तो व्यापारिक पवने कहलाती थी। व्यापारिक पवनों के नाम से उनको जाना जाता था। तो बच्चों, व्यापारिक पवनों के विपरीत यानी कि मानसून पवनें नियमित नहीं होती है, लेकिन स्तंभ प्राकृतिक रूप से होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्र के प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं को प्रभावित करती है, और मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक रहता है, जहां पर 100 से 120 दिन के बीच में जो वर्षा होती है वो मानसून का
जो काल कहा जाता है, इनकी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, दक्षिण भारत से लेकर और उत्तर भारत तक का जो ये टाइम होता है ये मानसून का। जब लगातार कई दिनों तक 4-5 दिन तक बारिश होती है तो हम ये समझते हैं कि मानसून का आगमन हो गया या मानसून की बौछारें हो गई। जून के प्रथम सप्ताह के अंदर भारतीय मानसून प्रायद्वीपीय दक्षिण छोर के अंदर यानी कि दक्षिण भारत यानी कि नीचे जहाँ केरल का तट है, जो केरल है यहाँ से शुरू हो जाता है मानसून का प्रारंभ, यहाँ पर हो जाता है जून के प्रथम सप्ताह में आमतौर पर। और इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक होता है अरब सागर, एक इधर अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी के अंदर ये विस्थापित हो जाता है। और अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई तक पहुंच जाती है और यह एक तीव्र प्रगति से आगे बढ़ता है। बंगाल की खाड़ी भी तीव्रता से आगे बढ़ जाती है और उच्च पर्वतों के कारण मानसून पौने पश्चिम के गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है, यानी कि मध्य भारत की ओर मुड़ जाती है। और इसके बाद ये कच्छ, अरब सागर, सौराष्ट्र जिसकी से कहते हैं गुजरात को, तो सौराष्ट्र की तरफ ये धीरे धीरे चल जाती है। तो जैसे मतलब कि मैं मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि जो हमारी जो मानसून है, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसमें मानसून से मैप के माध्यम से मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो बच्चों, यानी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी के अंदर यानी कि ये मानसून बढ़ जाती है। ये हमारा अरब सागर और बंगाल खाड़ी, यहाँ पर 2 मानसून, ये धीरे धीरे पहले इधर आती है, फिर गंगा के मैदान, ये गंगा का मैदान होगा, फिर इधर ये बढ़ जाती है, कुछ मानसून इधर चली जाती है। ये सौराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र जिसे गुजरात कहते हैं, गुजरात को ही हम सौराष्ट्र बोलते हैं। तो ये इधर मानसून धीरे धीरे प्रभावित होती चली जाती है और कच्छ के देश के अंदर तक ये पहुंच जाती है, कि यहाँ पर ये धीरे धीरे मानसून धीरे धीरे चली जाती है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के अंदर ये दोनों ऐसे जगह तथा उत्तर भाग के अंदर ये आपस में मिल जाती है, यहाँ यानी कि ये और ये आपस में टकराती हुई मानसून पहुंच जाती है। मानसून दिल्ली में सामान्यतः मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली, यानी कि जो यहाँ से चलने वाली जो हवाएं हैं ये सामान्यतः मानसून ज़्यादा तीव्र होती है, सक्रिय होती है। और जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून के आसपास यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान इत्यादि में पहुँच जाती है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों के अंदर यह पहुंच जाती है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम तथा राज्यों के अंदर सितंबर में प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तथा मानसून के प्रायद्वीप तथा उत्तरी भाग के अंदर पूरी तरह पीछे हट जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण भाग के अंदर आधे भाग में मानसून की तीव्रता से आगे बढ़ती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों में मानसून की वापसी होती है। द्वीपों एवं मानसून की सबसे पहली वर्षा यहीं पर होती है और यह क्रमशः दक्षिण भारत की ओर यह अंतिम सप्ताह की ओर मई के प्रथम वीक के अंदर पहुंच जाती है। तो ये तो था मानसून का भारत का वितरण, यानी कि मानसून का जो भारत के वितरण के बारे में मैंने आपको बताया। अब बताता हूं मैं ऋतुओं के अध्ययन के बारे में। आप पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे? क्यों? अब बताते हैं बच्चों हम आपको ऋतुओं के बारे में। ऋतुओं के बारे में हम बताते हैं। ऋतुएं देखो, आमतौर पर हम 3 ऋतुओं का अध्ययन करते हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। हम आमतौर पर शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर हम 3 महत्वपूर्ण इन ऋतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन 3 ऋतुओं के बारे में हमने अभी तक आप सुनते आए हों और इन ऋतुओं के बारे में हम बताते हैं इनके बारे में। तो बच्चों, जैसा कि जानते हो कि शीत ऋतु, तो शीत ऋतु पहले इसके ऋतुओं के बारे में। मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रक्रिया होती है। यह एक दूसरे तथा मौसम की परिवर्तन के कारण होती है, जिसे भारत को आमतौर पर हम
3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं की पहचाना जाता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ मानसून की आगमन और वापसी, इसको भी हम अलग चौथे मतलब भाग के अंदर बांटते हैं। लेकिन हम पहले शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शीत ऋतु, उत्तर भारत में शीत ऋतु का मध्य नवंबर से आरंभ हो जाता है और फरवरी के अंत तक आमतौर पर ये रहता है, कई बार फरवरी के अंत तक रहता है, जैसा कि इस साल। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ती है इस महीने के अंदर, और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने से घट जाता है। पूर्वी तटों पर चेन्नई तथा औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 28-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये साउथ दक्षिण के अंदर रहता है, उत्तर भारत के अंदर नहीं। उत्तर भारत के अंदर तो ये 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर 0 डिग्री या माइनस के अंदर टेम्परेचर हमेशा चला जाता है। इस ऋतु के अंदर देश के अंदर उत्तर तथा पूर्वी भागों के अंदर व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है और ये स्थल भाग से समुद्र की ओर चलती है, यानी कि मैदानों से और समुद्र की ओर प्रभावित होती है ये पवनें, ठीक है। और इसलिए देश का अधिकतर भाग में शुष्क मौसम ही रहता है, यानी शुष्क होता है, बारिश बहुत ही कम होती है। देश के उत्तरी भागों में कमजोर उच्च दाब तथा क्षेत्र के कारण ये इस प्रकार का मौसम पैदा हो जाता है। उच्चावच को प्रभावित होने के कारण ये पवन तथा पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की घाटी के अंदर ये बहती हुई चली जाती है। सामान्यतः इस मौसम के अंदर आसमान साफ तथा आसमान आर्द्र तथा स्थिर बना ही रहता है आमतौर पर, और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये इसी प्रकार का मौसम रहता है। उत्तरी भारत के अंदर कभी कभार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये कई बार क्या हो जाता है, सर्दियों के अंदर बारिश हो जाती है, जिसे हम माहौट के नाम से हम इसको जाना जाता है, जो सर्दियों के अंदर बारिश हो जाती है, जो हमारी फसल के लिए काफ़ी कारगर या अच्छी होता है। दूसरी हमारी ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताते हैं। ग्रीष्म ऋतु यह उत्तर की ओर आपसी गति के कारण भूमंडलीय तथा ताप विविधताओं की ओर खिसक जाता है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है और यह ताप पट्टी के कारण स्थानांतरण प्रभाव से हो जाता है, और मई के दौरान रिकॉर्ड की यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती रहती है, और संपूर्ण उत्तर भारत में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और उत्तर भारत में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं, जिन्हें हम लू के नाम से जाना जाता है, और लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म आंधियाँ या शुष्क हवाएं होती है जिसके अंदर नमी नहीं होती और चलती रहती है, कभी कभार देर शाम तक जारी रहती है, और इन हवाओं का सीधा प्रभाव घातक भी होता है, जो उत्तर भारत के अंदर मई के महीने के अंदर दौरान सामान्य होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में फिर उसका प्रारंभ होता है ये वर्षा ऋतु का, यानी कि जून के अंत में तथा जुलाई के प्रारंभ के अंदर फिर वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। जून के प्रारंभ से ही उत्तर भारत के निम्न दाब अवस्था का तीव्रता उत्पन्न हो जाता है। यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के कारण आकर्षित हो जाता है, और ये पवनें दक्षिण भारत की उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि उपोष्ण यानी कि ना गर्म ना सर्द, बीच का जो मध्य भारत गंगा का जो मैदान है जो मैंने बताया था, इनकी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इट मीन्स ये एरिया भारत का, तो ये एरिया इनकी उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है में उत्पन्न होता है। ये पवनें गर्म तथा महासागरों के ऊपर से होकर उठती है, इसलिए इन पवनों के अंदर महाद्वीपीय तथा अधिक वर्षा नमी के कारण होती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से वेग चलती है। सुदूर उत्तर भारत को छोड़कर यह मानसून पवनें देश के शेष भागों में लगभग 1 महीने तक रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर प्रवाह यानी कि पूरी तरह परिवर्तित होता है। मौसम में के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के अंदर पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, और यह दक्कन के पठार की ओर ये प्रभावित हो जाती है। मानसून से संबंधित एक स्थलीय परिघटना है कि वर्षा मानसून के आगमन के बाद वर्षा ऋतु का मतलब कि विराम लग जाता है, जो मध्य सितंबर के अंदर हो जाता है। फिर वर्षा से विराम यानी कि वर्षा विराम या मानसून को वापसी का परिवर्तन का रूप में इसको हम
देखते हैं। इनके मानसून परिवर्तन के रूप में इसको देखा जाता है। इनकी मानसून की वापसी या मानसूनी परिवर्तन के रूप में इसको हम मानते हैं कि अब मानसून लौटता हुआ मानसून हो गया, यानी कि मानसून की वापसी परिघटना के रूप में इसको देखा जाता है। नवंबर के प्रारंभ में तथा उत्तर पश्चिमी भागों के ऊपर में निम्न वायु दाब के कारण यह स्थानांतरण बन जाता है और यह स्थानांतरण चक्रवाती तथा निम्न दाब की परिघटना के कारण होता है। ये मानसून को काफ़ी प्रभावित भी करता है, मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों वर्षा का जो वितरण है वो उसके अंदर मैं बता देता हूँ। भारत में वर्षा का वितरण के बारे में एक बार आपको, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर जलवायु और आपका समाप्त हो जाता है। तो वर्षा का वितरण होता है पश्चिमी तट पर के भागों में उत्तर तथा पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट के यानी कि इन भागों के अंदर हम 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उसी के साथ साथ हम पंजाब तथा हरियाणा से सटे यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से कम, यहाँ पर राजस्थान तथा गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख के अंदर बात करते हैं तो 30 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और भारत के अंदर यदि अधिक वर्षा का हम जो परिघटना देखें तो वो मेघालय मासिनराम जो जगह है वहाँ सबसे अधिक यानी कि वर्षा होती है मेघालय के अंदर, और उसके साथ साथ असम, चेरापूंजी, इनमें सबसे अधिक पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। और 400 सेंटीमीटर के आसपास यानी कि पूर्वी तथा पश्चिमी ये तट है, यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर सर्दियों के अंदर यानी कि चेन्नई का जो तट है, यहाँ पर सर्दियों के अंदर सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है, जैसे हाल ही के अंदर नवंबर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भारत के अंदर वर्षा का वितरण है। जहाँ लेह लद्दाख की बात करते हैं और आपके राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर की, तो वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। सबसे कम भारत के अंदर बारिश होती है लेह के अंदर बारिश होती है। जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे कम बारिश होती है। तो आपने भारत में इस प्रकार से वर्षा का वितरण तथा इनके बारे में आपको पढ़ा। मैं कल आपको इसके बारे में आपके कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों का मैं आपको भेज दूंगा। आपको राइटिंग का वर्क है आपका, वो आपने करना है। तो साथ साथ ये आप वर्क भी आप साथ साथ करते जाएंगे। तो आप पहले यह पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडा हुआ करता था और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किस प्रकार से रक्षा करता था। और इसके साथ साथ ये आने वाली जो पवने हैं ये भी हिमालय इसी को रोकता है तथा संपूर्ण भारत में हमारे हिमालय के कारण ही वर्षा होती है। यदि हम हिमालय को एक प्रकार से भारत में हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित होता है, क्योंकि जो ये आने हुए जो चलने वाली जो पवने हैं ये हिमालय के कारण रुकती है और संपूर्ण भारत के अंदर ये बारिश होती है। यदि हिमालय ना होता तो हमारे उपमहाद्वीप की जो स्थिति है वो कुछ अलग तथा दूसरी होती। तो बच्चों, ये मैंने जलवायु का चैप्टर आपका फिनिश करवा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप घर पे इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसमें कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन हैं वो आप भी साथ साथ करते जाएं।